Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to discuss about class 9 to periodic test 2 जो कि उनका periodic test 2 आएगा, बाकी सभी का हाफ ईयरली एग्जाम सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है और एज यूजुअल आपको आंसर की वीडियो के लास्ट में मिलेगी. सो गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर. आप अपनी टेक्स्ट बुक के हेल्प से भी आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आंसर की हेल्प से. सो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट. किसने लिखा व्हाट इज द थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट क्या था, ये लिखा था अब्बेसियस ने, जो कि है बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज राइट्स वर नॉट एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights by the Constitution of 1791. ऑप्शन देख लेते हैं. राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑल द एबव. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा. 1791 कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गारंटी नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, इक्वालिटी ऑफ फ्री स्पीच टू ऑल. सो इसमें क्या हो जाएगा, सभी ये हो जाएंगे. नहीं देता है, कोई भी राइट्स नहीं देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. द सेंट्रल पावर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक जर्मनी, टर्की एंड. इनमें से मतलब कौन कौन से और कंट्रीज थी सेंट्रल पावर के साथ में, जैसे जर्मनी थी, तुर्की थी और दूसरी कौन से थे. तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है. तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज. नॉर्थन मोस्ट जो नॉर्थ में है उस हिमालय रेंज को क्या कहते हैं, किस नाम से जानी जाती है. सो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हिमाद्री, कहते हैं हम उसको हिमाद्री. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, बरखान और फाउंटेन कहाँ पे पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हैं, पाए जाते हैं डेजर्ट रीजन में, रेगिस्तान में पाए जाते हैं. इसको ये क्या होता है, ये होता है क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट. डेजर्ट में जो सैंड ड्यून्स क्रिसेंट शेप में बन जाते हैं उनको कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. नेशनल कांग्रेस के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं पूरे चीन से. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 3000 मेंबर्स. 3000 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग. इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि गलत है. तो सेंटेंस देख लेते हैं. पहला है, He was the chairman of the drafting committee. तो ये सही है. उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था. इज दिस करेक्ट. वो स्वतंत्रता के बाद भारत में कानून मंत्री बने. फिर वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे. इंग्लिश में देखते थे. ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. ही वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र. ही वॉज लॉ मिनिस्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. एंड लास्ट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. विच वन इज़ नॉट करेक्ट. सो हमें कौन सा आंसर फाइंड आउट करना है जो कि गलत है भीमराव अम्बेडकर के बारे में. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया. दिस इज़ रॉन्ग अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर. ये गलत है क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं है. प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, रिलीजन. सो रिलीजन इज द करेक्ट आंसर. यही है जो कि शामिल नहीं, बाकी तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म ये सारे इंक्लूडेड हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें से ये ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का सदस्य नहीं था। सो महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी सारे के सारे थे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन द लोकसभा फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी सीटें मीन्स रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं, तो 84 सीटें हैं। ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी है कास्ट बेस्ड सोर्स कास्ट मीन्स। सो पढ़ते हैं ये पैराग्राफ और इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसका हमें आंसर ढूंढना होगा इसी से। सो क्वेश्चन है, मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट एंड द policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaigns in our country. Such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. During this period, the candidates contact their voters, political leaders address election meetings, and political parties mobilize their supports. This is also the period when newspapers and television news are full of election-related stories and debates. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections month before they actually take place in the election campaigns. Political parties try to focus public attention on some big issues. They want to attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis. Let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. The Congress Party, led by Indira Gandhi, gave the slogan of Garibi Hatao, remove poverty. In the Lok Sabha election of 1971, the party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. Shape democracy was the slogan given by Janata Party in the next Lok Sabha election held in 1977. The party promised to undo the excesses committed during emergency and restored civil liberties. The left front used the slogan of land of the tiller in the West Bengal Assembly election held in 1977. Protect the self-respect of the Telugu was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of Telugu Desham Party in Andhra Pradesh Assembly election in 1983. तो ये जो पैराग्राफ है इलेक्शन से रिलेटेड है, कैसे जो मीन्स अपने वोट के लिए कैसे वोटर के पास जाते हैं, कैसे कैंपेन चलाते हैं, किस तरीके से स्लोगन तैयार करते हैं. सो दीज आर द मीन्स थिंग्स आर गिवन इन दिस पैराग्राफ. सो लेट्स सी. हिंदी में भी दिया हुआ है. इफ़ यू वांट टू रीड इन हिंदी यू कैन रीड इट. सो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो और आप फिर क्वेश्चन हम देखते हैं. विच पार्टी हैड गिवन द स्लोगन गरीबी हटाओ. गरीबी हटाओ का स्लोगन किसने दिया था? सो कांग्रेस ने दिया था. 1971 में जब इलेक्शन हुआ था तब कांग्रेस पार्टी ने दिया था, लेड बाय इंदिरा गांधी. सेकंड है लेड लैंड टू टिलर स्लोगन रिलेटेड टू विच स्टेट. कौन से स्टेट से रिलेट करता है? सो ये है वेस्ट बंगाल. यूज्ड बाय द लेफ्ट फ्रंट. 1977 में ये यूज़ किया गया था स्लोगन. नेक्स्ट है हु वॉज प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983. कौन था प्रोमिनेंट लीडर उस टाइम पे 1983 में? सो N.T. Rama Rao, leader of Telugu Desham Party. N.T. Rama Rao. So D is the correct answer. सेक्शन सी पे चलते हैं. इन विच ईयर हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ द जर्मनी. अभी ये क्या करना है, आपको आंसर देना है. इन विच ईयर हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ द जर्मनी. सो हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी. हिटलर कब बना था? 1933 में उसे जर्मनी की पावर मिली थी
वो सत्ता में आया था 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस। जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता कब मिली? 1980 में मिली। सो हमसे भी, हमारे इंडिया से भी बाद में मिली थी। In democracy, the final decision must rest with those leaders are representative who are, तो इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मस्ट रेस्ट विथ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। एजर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। सो आप ये ऑप्शन सारे देख लो, इस तरीके से हमें आंसर देना होता है कि ए एंड वी, A and R are true and R is the correct explanation. A and R are true but not is the correct. So these are the options and now move to the question. Question पे चलते हैं without wasting time. So पहला है those who resist collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. So क्या हो जाएगा? क्या ये सही है? Is it true? सही बात है, क्योंकि पनिश किया जाएगा। और नेक्स्ट है रीजन, स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स सिंपैथेटिकली। क्या ये भी सही है? नहीं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। स्टालिन पनिश्ड ओपोनेंट्स हार्शली, नो सिंपैथी। स्टालिन ने क्या किया था? ओपोनेंट्स को हार्शली पनिश किया था, कोई सिंपैथी नहीं थी। सो क्या हो जाएगा? ए सही है बट आर इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। 7 पे चलते हैं। एजर्शन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। क्या 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आ गया था। सो क्या हो जाएगा? सो ये तो सही बात है कि हमारा ये इफेक्ट में लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। दूसरा रीज़न है 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। तो दोनों के दोनों सही हैं और बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों के दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अबाउट 250 फैमिलीज ऑफ टोटल 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर विलेज आर लैंडलेस। ट्रू या फॉल्स? पालमपुर की 450 परिवारों में से 250 परिवार भूमिहीन हैं। सही होगा कि गलत होगा? सो ये फॉल्स है, क्योंकि ओनली अबाउट 150 फैमिलीज आर लैंडलेस। 450 में से 150 ही जो हैं उनके पास लैंड नहीं है, अदरवाइज सभी के पास वहाँ पे सारे एग्रीकल्चर ही करते हैं और सारे के सारे लैंड ऑनर्स ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। सो क्या हो जाएगा इसका? ट्रू है, एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी, ये सही है। 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट द बुक स्पिरिट ऑफ लॉज। किसने लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज? सो रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू, फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था स्पिरिट ऑफ लॉज। 11 नंबर देखते हैं। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया की टोटल एरिया कितनी है? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 12 देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ चाइना। चाइना के पार्लियामेंट को क्या नाम दिया गया है? तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस नाम दिया गया है। नेशनल पीपल कांग्रेस इज़ द नेम गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना है। सो रॉ मटेरियल, कैश वेजिस ये सारे हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल्स। रोल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन डी है हमारा, देखते हैं। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो हेल्थ का क्या रोल होता है मानव पूंजी निर्माण में? हेल्थ का तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी चीज़ में। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं, आप हेल्दी नहीं हो, आप काम नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो वो कैसे, कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तभी आप कुछ भी कर सकते हो। तो हेल्दी वर्कर्स कैन कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली इन एजुकेशन, जॉब, इकोनॉमी। वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में हो, मीन्स अच्छे से, मीन्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे।
हेल्दी पॉपुलेशन इज़ मोर प्रोडक्टिव, हेल्दी पॉपुलेशन जो है मोर प्रोडक्टिव होती है क्योंकि एक्टिव होगी, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, सो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट क्या है, हेल्थ में इम्प्रूव क्वालिटी ह्यूमन की कैपिटल को इम्प्रूव करती है। फिर इंक्रीज इफिशियंसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच आर द फैक्टर्स, दोनों में से कोई भी एक कर सकते थे आप, बट दोनों बता दे रहे हैं, जो आपको सही लगे, आपको इजीली आ जाए, समझ में आ रहा हो, आप कर सकते हो। विच आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जो क्लाइमेट है उनको कैसे कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक हैं। सो क्या हो जाएगा, लेटीट्यूड, सबसे पहला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इंडिया को डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड हो जाएगा हिमालयस वर्सेस कोस्टल प्लेन्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटल वर्सेस मैरीटाइम क्लाइमेट। फिर रिलीफ फीचर्स, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, मानसून, विंड्स एंड ओशियन करंट, सो ये सारे हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ फीचर्स, मानसून, विंड, ओशियन करंट, सो ये सारे फीचर्स हैं। अब आपको इसको सारा एलोबरेट मीन्स बड़ा करके लिखना है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको बड़ा के सेंटेंस बना के लिखना होगा 5 to 6 लाइन में। डिस्कस एंड वाई नाजिज़म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाई 1930, 1930 तक नाजिज़म क्यों पॉपुलर हो गया, क्या रीज़न था उसके पीछे। सो देखते हैं, सबसे पहला रीज़न था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, 1919 में जब जर्मनी हारा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई थी तो बहुत ब्रिटेन मीन्स ने बहुत ह्यूमिलिएट किया था जर्मनी को। सो पहला रीजन का क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ह्यूमिलिएटेड बाय जर्मनी। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड ग्रेट डिप्रेशन, सो ये सारे रीजन भी थे। इकोनॉमिक मीन्स पैसे कम हो गए थे क्योंकि सारा तो अमेरिका मीन्स ब्रिटेन ने ले लिया था, अमेरिका और ब्रिटेन ने। इन्फ्लेशन, पैसे ज़्यादा अभी छापने लगे थे तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम आ गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी और ग्रेट डिप्रेशन था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर नाजी प्रोपोगंडा, प्रोमिसिंग टू रिस्टोर नेशनल प्राइड, वो क्या प्रोपोगंडा फैला रहा था, प्रचार कर रहा था कि हम अपने राष्ट्र की प्राइड को फिर से रिस्टोर करेंगे, वापस लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दूसरा था हिटलर क्रिस्मैटिक स्पीचेस एंड प्रॉमिस टू रिवाइव जर्मनीज ग्रेटनेस, उसकी स्पीच इतनी ज़्यादा मीन्स लोगों को अट्रैक्ट करने वाली थी, इतनी अच्छी स्पीचें देता था कि लोग उसकी बातों में आ जाते थे, उसको सभी को लगता था कि हाँ नहीं ये कर सकता है, और फिर से वो प्रॉमिस करता था कि जर्मनी की ग्रेटनेस को हम वापस लेकर आएंगे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खो गई है। फियर ऑफ कम्युनिज्म अट्रैक्टेड industrialists and middle classes, weakness of Weimar Republic, तो ये सारे रीजन्स थे जिसके वजह से नाजिज़म क्या हुआ, पॉपुलर हो गया जर्मनी में। सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 पेज का होना चाहिए। अब पॉइंट्स आपको याद कर लेना है, पॉइंट्स के थ्रू आपको सेंटेंस क्या करना है, बना के और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, differentiate between Himalayan river and peninsular river. So what is the difference between Himalayan river and peninsular river? Himalayan river क्या है, हिमालय से निकलती हैं पहली चीज़ तो क्या हो जाता है, वो सूखती नहीं है, हिमालयन रिवर सूखती नहीं है और वो निकलती मीन्स पानी उसमें रहता ही है, सूखती नहीं है। बट पेनिनसुलर रिवर क्या होता है, ये सीजनल रिवर्स होती हैं, मानसून के टाइम पे तो होगी, बाकी के टाइम पे ये सूख जाएंगी। सो पेरिनियल, हिमालयन रिवर क्या है, पेरिनियल, फेड बाय ग्लेशियर्स प्लस रेन, ग्लेशियर और रेन के टाइम पे ये मतलब हमेशा रहती ही है, पेरिनियल है। फिर पेनिनसुलर क्या है, सीजनल है, मेनली रेन फेड, बारिश के टाइम पे रहती हैं। हिमालयन रिवर की दूसरी क्या इंपॉर्टेंस है, लॉन्ग डीप वैली एंड लार्ज बेसिन्स हैं। और पेनिनसुलर प्लेटू की जो रिवर्स हैं, शॉर्ट शैलो कोर्सेज विथ स्मॉल बेसिन हैं।
एंड थर्ड पॉइंट है कि फॉर्म मियंडर्स, ऑक्सबोलेक्स, डेल्टास ये बनाती हैं। बट पेनिनसुलर प्लेटू से जो रिवर्स निकलती हैं फॉर्म वाटरफॉल्स, नैरो वैलीज बनाती हैं। फिर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हिमालय की गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र ये सारी रिवर्स क्या हैं, हिमालय से निकलती हैं। एंड पेनिनसुलर से कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सारी रिवर्स जो हैं ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं। तो ये हो जाते हैं डिफरेंसेस। नेक्स्ट है मैप वर्क। मैप वर्क में क्या करना है, सो द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। भारत के सरल रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। स्टेट केरला, प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू को आपको लोकेट करना है, केरला को, और इंडस रिवर को लोकेट करना है। सो मैप के प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये 3 मार्क्स के आते ही आते हैं, मैप तो आएगा ही आएगा। सो ये अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो ये इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। नाउ मूव टू द आंसर की। आंसर की पे चलते हैं और आप देख लो पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा आप पॉइंट समझ में आ जाएगा। बट डीप लिखने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको सेंटेंस फ्रेम करने की ज़रूरत रहेगी। आप सेंटेंस को फ्रेम करके और थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखना होगा। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1-2 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 3-5 वाले में ही प्रॉब्लम होगी। सो ये हैं आपके आंसर की। डिफरेंस बिटवीन हिमालय एंड डेक्कन, डिफरेंस बिटवीन हिमालय रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर। तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ये रही, ये हिमालय का है, मैं सारे अंडरलाइन कर देती हूँ एक साथ, ये समझ जाना। ये है हिमालय के पार्ट और ये जो हैं इधर से ये सारे जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट्स हैं। सो ये तो मैप वर्क का है, आप लोगों को देख करके मैप में कर लेना है। तो बाय बाय, थैंक यू।